पहला नियम, इसे देखो मत, सुनो। दूसरा नियम, अपने हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि डर अक्सर आंखों से नहीं, कानों से दाखिल होता है। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, अंधेरे में बैठ जाओ। ये कहानी उन्हीं की है जो लॉकडाउन के उन अंतहीन दिनों में अपनी ही चार दीवारी के भीतर एक और मौजूदगी से घिर गए थे। पहली थप उस दिन पड़ी जब दिल्ली का टेम्परेचर 45 डिग्री था और हवा में बिल्कुल स्टिलनेस, बस रोड्स पर पुलिस की जांजीरों की आवाज। लॉकडाउन का चौथा हफ्ता था। रोहन थप्पा अपने बेडरूम की खिड़की से सुनसान गली को देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी वाइफ प्रिया लिविंग रूम में योगा कर रही थी और उनकी 7 साल की बेटी माधवी टैबलेट पर कार्टून्स देख रही थी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक वो आवाज नहीं आई। थक थक थक। 3 साफ पक्के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज। रोहन की नजर तुरंत डोरबेल के सीसीटीवी मॉनिटर पर गई, जो एक छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर लगातार फीड दिखा रहा था। स्क्रीन पर खाली पोर्च था, कोई नहीं। शायद पेड़ की टहनी, उसने खुद को समझाया। हालांकि उसके घर के सामने कोई पेड़ था ही नहीं। शाम को जब फैमिली डिनर कर रही थी, फिर से वही आवाज, थक थक थक, इस बार ज्यादा जोर की। माधवी ने डर से अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। रोहन ने फिर मॉनिटर देखा, वही खाली फ्रेम। उसके रूह तक कांप गई। प्रिया ने कहा, किसी की शरारत होगी, पड़ोसी का बच्चा। लेकिन उनकी आवाज में यकीन नहीं था। कौन सा बच्चा कोरोना के इस डर में बाहर निकलेगा सिर्फ थप मारने के लिए? उस रात नींद टूट टूट कर आई। हर छोटी सी आवाज, बिल्डिंग का क्रीक, फ्रिज की हम, दूर किसी कुत्ते की भौंक, सब कुछ उस थाप की याद दिला रहा था। अगले 7 दिन तक ये रूटीन बन गई। हर दिन दोपहर और शाम को वही 3 थापें, हमेशा सीसीटीवी में खालीपन। रोहन ने पुलिस को फोन करने की सोची, पर उन्हें पता था लॉकडाउन में ये उनकी प्रायोरिटी नहीं होगी। डर धीरे धीरे एक खामोश दुश्मन की तरह घर के अंदर घुसपैठ करने लगा। वो एक दूसरे से कम बात करने लगे, हवा भारी लगने लगी। फिर दूसरे दिन रूल चेंज हो गया। दोपहर की थाप के एग्जैक्टली 2 घंटे बाद आवाज अंदर से आई, थक थक थक, लिविंग रूम की दीवार से। वो तीनों उसी कमरे में थे। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई लकड़ी के फ्रेम के अंदर से खुद को थपथपा रहा हो। माधवी रो पड़ी। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहन ने बेतहाशा कमरे का मुआयना किया। कोई छुपने की जगह नहीं, कोई वेंट नहीं, बस 4 दीवारें और वो आवाज जो अब बाहर नहीं बल्कि उनके बीच थी। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। एक कमरा प्रतिदिन, किसी आर्टिस्ट की तरह एक शेड्यूल फॉलो करता हुआ। दूसरे दिन माधवी के बेडरूम की दीवार से आवाज आई, रात के एग्जैक्टली 9 बजे जब वो सोने वाली थी। तीसरे दिन किचन के कैबिनेट से ठक ठक ठक। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर बंद है और बाहर आना चाहता हो। डर ने उनकी सोच की प्रक्रिया को जहर देना शुरू कर दिया। क्या ये कोई भूत था? क्या ये घर का कोई बुरा इतिहास था जिसके बारे में उन्हें पता नहीं? या फिर लॉकडाउन का स्ट्रेस उन्हें कलेक्टिवली पागल कर रहा था? प्रिया ने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की। इन्वेस्टिगेशन नाम का एक यूट्यूब चैनल मिला, जहां एक बाबा ने बताया कि कभी-कभी नेगेटिव एनर्जी, खासकर डर और अकेलेपन की एक प्रतिध्वनि बना लेती है। वो एक शोर की तरह फंस जाती है और खुद को दोहराती है। लॉकडाउन ने पूरी दुनिया में डर का एक समंदर पैदा कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका घर उस समंदर में डूब गया था और अब वो डर थप्पों के रूप में उन तक पहुंच रहा था? लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। आवाज ने शेड्यूल तोड़ दिया। आधी रात को बेडरूम के अंदर ही उनके अलमायरा के दरवाजे से वही आवाज आई, थक थक थक, इतनी तेज और इतनी करीब कि रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रोशनी जलाई, दरवाजा खोला, खालीपन। तभी माधवी के कमरे से एक चीख गूंजी। वो दौड़े। माधवी बिस्तर पे सिकड़ी हुई थी। उसकी नजरें खिड़की पे जमी हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने मेरा नाम लिया। वो फिसफिसाई थप्पों के बीच, मैडी, मैं यहाँ हूँ। ये अब सिर्फ थप नहीं रहा था, ये बात कर रहा था और ये उनकी बेटी को टारगेट कर रहा था। रोहन का डर गुस्से और हताशा में बदल गया। अगले दिन उसने एक प्लान बनाया। जिस कमरे से आवाज आए उसके एग्जैक्टली बगल वाले कमरे में वो छुप जाएगा ताकि पता लगा सके कि कोई मूवमेंट है। उसने प्रिया और माधवी को लिविंग रूम में रहने को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम के 6 बजे आवाज आई, ठक ठक ठक, स्टडी रूम से।
रोहन बाथरूम में छुपा था, जिसकी दीवार स्टडी रूम से शेयर होती थी। उसने दरवाज़ा 1 इंच खोला, सांस रोके देखा, सुन्नाटा। फिर एक और आवाज़, लेकिन थप नहीं। यह आवाज़ थी खुरचने की, लंबी, धीमी, जैसे कोई नाखून लकड़ी पर घसीट रहा हो। आवाज़ दीवार के अंदर से आ रही थी। रोहन की नज़र दीवार पर गई, जहां एक पुराना एसी वेंट था, जिसे सालों से बंद कर दिया गया था। खुरच की आवाज़ सीधे उसी वेंट से आ रही थी। उसकी समझ में कुछ आया। उसने कभी उस वेंट को चेक नहीं किया था। शायद ये दूसरे कमरों से जुड़ता था। शायद ये कोई इंसानी शैतानी थी, ना कि कोई आत्मा। किसी ने घर के वेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें तंग करने की एक डरावनी स्कीम बनाई थी। ये थ्योरी उसे एक अजीब राहत दे गई। इंसानी दुश्मन से तो निपटा जा सकता था। उसने प्रिया को बताया। उन्होंने फैसला किया कि अगली बार जब आवाज़ आए वो तुरंत हमला करेंगे। रोहन हथौड़ा लेकर वेंट तोड़ देगा, प्रिया उसके पीछे रहेगी। माधवी को उनके साथ रहना था। वो इंतजार करने लगे। टेंशन हवा में तैर रहा था। आखिरकार आवाज आई। रात के 11 बजे। ठक ठक ठक। उनके ही बेडरूम से, उसी वेंट से। रोहन के हाथ में हथौड़ा कसा हुआ था। प्रिया ने टॉर्च जलाई। माधवी उनके पीछे चिपकी हुई थी। 3 थप्पों के बाद खुरच की आवाज शुरू हुई। अब! रोहन चिल्लाया। उसने हथौड़े से वेंट के ग्रिल पर जोरदार प्रहार किया। धातु मुड़ गई। जंग लगी स्क्रूज चीखते हुए बाहर आए। प्रिया ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वेंट का शाफ्ट सुंगरा और धूल भरा था, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ सफेद, कागज जैसे। रोहन ने हिलते डुलते ग्रिल को खींचकर पूरा खोल दिया। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर वो चीज निकाली। ये एक पुराना जिजो डायरी का पेज था। उस पर एक बच्चे की भोली हस्तलिखी में लिखा था, दिन 14। कोई नहीं आया। माँ पापा ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। मुझे लगता हूँ मैं बीमार हूँ। बहुत डर लग रहा है। मैं दस्तक देता हूँ लेकिन कोई नहीं सुनता। पीछे की तरफ एक और लाइन, दिन 21। मैंने थपथपाना बंद कर दिया है। अब वो मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते। रोहन और प्रिया की निगाहें मिली। उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी माधवी ने उनके पीछे से एक डरावनी, भोली आवाज़ में कहा, वो कह रहा है अब मैं बाहर आ सकता हूँ। दोनों ने पलट कर देखा। माधवी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। उसकी सिर एक तरफ झुकी हुई थी और उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान के साथ खिंचे हुए थे, जो उसकी अपनी नहीं लग रही थी। और फिर उसी पल घर के हर कोने से, हर दीवार के अंदर से एक साथ थप की आवाज गूंज उठी। ठक 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 ठक। ये आवाज इतनी तेज, इतनी भयानक थी कि लग रहा था जैसे पूरा घर एक विशाल ढोल में बदल गया हो और कोई अदृश्य हाथ उस पर बेतहाशा बजा रहा हो। प्रिया ने माधवी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी बेटी पीछे हट गई, उसी अजीब मुस्कान के साथ। टॉर्च की रोशनी में रोहन ने देखा कि जिस वेंट को उसने तोड़ा था, उसमें से अब काले, तैलीय रंग की कोई चीज रिसने लगी थी, जो दीवार पर नीचे की तरफ फैल रही थी। ये डायरी के उस पेज के शब्दों की तरह दिख रही थी, पिघलकर बह रही थी। थपें अचानक बंद हो गईं। एक गहरी, दम घोंटने वाली सन्नाटा छा गई। माधवी ने अपनी सामान्य आवाज में, लेकिन बिल्कुल साफ लफ्ज में कहा, वो कहता है अकेलेपन से मौत तक का सफर बहुत लंबा होता है। अब तुम हमारे साथ हो। तुम्हारा लॉकडाउन कभी खत्म नहीं होगा। अगले दिन अखबार के एक छोटे से कोने में खबर छपी, लॉकडाउन के दौरान अकेलेपन से त्रस्त 10 वर्ष के बच्चे की मौत। माता पिता को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। बच्चे के शव का पता 1 हफ्ते बाद लगा। वो घर किसी और का था, वो दरवाजा भी, लेकिन अकेलापन वो सबका अपना होता है। और कभी कभी वो इतनी जोर से दस्तक देता है कि दीवारें टूट जाती हैं और वक्त की लकीरें मिट जाती हैं। एक सुन्नाटा दूसरे सुन्नाटे से मिल जाता है। थक। सोचिए, क्या आपका घर आपके साफ सुथरे इरादे जानता है, या फिर वो आपके सबसे गहरे अंधेरे डर को भी जानता है? अपने विचार कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजिकल स्लो बर्न हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो यहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, घंटी को भी दबाना, ताकि आपको पता चल सके जब अगली डरावनी कहानी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। शुक्रिया सुनने के लिए। अब
लाइट्स ऑन कर लेना।